खूबसूरत अल्फाज, कुछ संजीदा से जज्बात और इन्हें बयां करती कशिश भरी एक ऐसी आवाज जिनकी लेखनी भी कमाल की है। वे शब्दों को सुरों में पिरोती भी हैं। वो टीवी चैनल पर एक कार्यक्रम प्रस्तोता के रूप में नजर आती रही हैं और देश विदेश के प्रतिष्ठित मंचों को अपनी लाजवाब गायकी से गुलजार करती रही हैं। सोशल मीडिया पर आपके गाए गीतों को पसंद करने वाले म्यूजिक लवर्स की लंबी फहरिस्त है और सबसे बड़ी बात ये कि आवाज और अल्फाज से अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली ये कलाकार छत्तीसगढ़ से हैं। फिलहाल मुंबई में रहते हुए छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रही हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभ्रा आपके साथ और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कौन? जरा ठहरिए, पहले आपको सुनवाते हैं उनकी आवाज और फिर बताते हैं उनका नाम। ले दे के मेरे पास है कुछ दिल की धड़कने, तोहफा ये आखिरी मेरा अब तो कबूल ले, देने को फिर ये आखिरी सौगात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले हे हे। क्या बात, क्या खूब ये मुलाकात है। अपनी आवाज और अल्फाज से ज्ञान, बुद्धिमत्ता और शक्ति की प्रतीक अपने नाम को सार्थक करते हुए हमारी आज की मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो बहुत बहुत स्वागत आपका ज्ञानिता द्विवेदी जी, नमस्कार। थैंक यू सो मच शुभ्रा जी, आपको भी नमस्कार। जैसा कि आपने बताया कि बहुत अच्छा वो लिखते हैं और उनके एक्स्ट्रा स्टैंजास जो हैं वो बहुत पॉपुलर भी हैं। अगर हम आपसे पूछें कि उनका लिखा हुआ कौन सा एक्स्ट्रा स्टैंजा सबसे ज्यादा वायरल हुआ जो आपने गाया? जो मैंने गाया है, आई थिंक सबसे ज्यादा वायरल तो मेरी गाई हुई काफी चीजें हुई हैं। ऐ मेरे दिले नादां पे उन्होंने लिखा था, वो बहुत वायरल हुआ था। मेरा दिल ये पुकारे आजा, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, और अभी हाल ही में आओगे जब तुम साजना। ये सारे इन सारे गानों पे जो नए स्टैंजर्स थे जो उन्होंने लिखे थे मैंने गाए और ये बहुत काफी वायरल हुए हैं। तो इन सब में से जो पर्सनली मेरा फेवरेट है वो है ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं। इसके अलावा लेकिन एक रिलेटिवली नए गाने पे भी सर ने लिखा था, आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे। वो एकदम रीसेंट गाया था मैंने कुछ महीनों पहले ही और बहुत बढ़िया वायरल हुआ था। वो ऑलमोस्ट अराउंड 800,000 व्यूज के करीब गया था वो। तो वो उसकी लाइनें सुनाती हूं मैं जी। वक्त जो साथ गुजारा था, जीने का वो ही सहारा था, इतनी तो दिल को तसल्ली है, कुछ पल को तो तू हमारा था, तू जो मिला फिर जी उठे लम्हे सभी, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे। क्या बात,
कमाल कमाल कमाल, बहुत अच्छा गाया आपने। और वाकई जो क्लासिकल म्यूजिक जो एक बेस होता है वो झलक दिख रही है कि आपने कितना उस समय अच्छा किया होगा, जो आप इतना खूबसूरती से आप इतने गा पा रही हैं। आपने छत्तीसगढ़ी गीत भी गाए हैं जी, तो एक झलक छत्तीसगढ़ी गीत की। तो छत्तीसगढ़ी गाने मैंने कुछ गाए हैं, कुछ फिल्म्स में भी गाए हैं, कुछ इंडिपेंडेंट भी गाए हैं। एक गाना मैंने कंपोज किया था और म्यूजिक प्रोडक्शन किया था उसका। आई थिंक ये जस्ट कोविड खत्म हुआ था उसी समय की बात है। अनुज शर्मा जी हैं, पद्मश्री अनुज शर्मा जी, जो आज धरसीवा के एमएलए हैं, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल जस्ट उसी समय वो लॉन्च करना चाह रहे थे। आई थिंक ये गाना उनके चैनल से लॉन्च हुआ पहला गाना था। अच्छा। राजा रानी नाम था इसका। तो बहुत सुंदर वीडियो भी इसका उन्होंने शूट किया था खुद ही स्टार होके। उस गाने को मैंने कंपोज किया था, सौरभ दीवान ने इसे लिखा है और गाया मैंने और अनुज भाई ने है। दोनों माया के हाँ लिखबो चल कहानी, ते बन जा मोर रानी, मोर रानी मैं बनहूं तोर राजा गोरिया। चल बनही फिर ऐसे जिंदगानी, जब बनहूं मैं राजा के रानी, ते बन जा मोर राजा गोरिया। तो बहुत ही खूबसूरती से आपने ये गीत कंपोज किया है, आपने गाया भी है। और फ्यूचर प्लान के बारे में हम जानना चाहते हैं, क्योंकि अब आपने जैसे कि बताया कि आपका ससुराल भी छत्तीसगढ़ है, मायका भी छत्तीसगढ़ है जी। और अब एक बेबी भी है आपका जी। तो कैसे आप मैनेज करती हैं या कैसे मैनेज करेंगी अभी, क्योंकि बेबी छोटा है जी। मैनेज कैसे करूंगी वो तो आई थिंक वक्त ही बताएगा। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, मैं सीख ही रही हूँ उसके साथ। वो भी जीना सीख रही है धरती पे पहली बार, और मैं भी एज अ फर्स्ट टाइम मॉम सीख रही हूँ उसके साथ में कैसे क्या करना है। तो कोशिश करती हूँ मैं मैनेज करने का। इसी बीच में क्योंकि बहुत सपोर्टिव फैमिली है, मेरे हस्बैंड सौमित्र बहुत एक्सट्रीमली सपोर्टिव। मैं समझती हूँ कि इस जनरेशन के जो फादर्स हैं वो उतने ही इन्वॉल्व्ड हैं अपने बच्चे के पालन पोषण में जितनी माएं होती हैं। तो एक तरह से आप समझिए कि हम दोनों की पेरेंटिंग बिल्कुल इक्वल चलती है। जितना मैं जानती हूँ और जितना मैं कर सकती हूँ अपने बच्चे के लिए, उतना ही वो भी करते हैं। मेरी फैमिली भी, इन लॉज की फैमिली एक्सट्रीमली सपोर्टिव। मदर इन लॉ भी 2 महीने हमारे साथ में ही थी। तो इसलिए आई थिंक सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा बना हुआ है, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं रहती हैं। प्लस बेबी भी टचवुड मेरी थोड़ी शांत है तो इस बीच में थैंकफुली जैसा मैंने बताया आज 3 महीने हुए हैं, लेकिन इस बीच में थैंकफुली मैं 2 शोज ऑलरेडी करके आ चुकी हूँ। अच्छा। एक सबसे अच्छी बात ये रही कि पिछले साल मैंने आखिरी शो जो किया था प्रेग्नेंट होने के जस्ट पहले, जो आखिरी शो किया था 26 नवंबर को दिल्ली में किया था, साहित्य आज तक। उसमें हमने अल्फाज और आवाज ने परफॉर्म किया था। दैट वाज माय लास्ट शो बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट। और डिलीवरी के जस्ट बाद पहला परफॉर्म करने के लिए जो शो हुआ 1 साल के बाद, वो हुआ जश्न रेख्ता, वो भी दिल्ली में। तो ये मैं समझती हूँ कि एक सिग्नल था कि चलो ठीक है, अपना प्रेगनेंसी के पहले आखिरी जो कर रही हो वो भी बहुत अच्छे लेवल का कर लो, और जब तुम वापस आओगी शोज करने के लिए तो भी बढ़िया एक अच्छे स्टेज से वापस आना। तो आई थिंक ये दीज आर साइंस फ्रॉम अप अबव। तो ये है कि मेरे हस्बैंड, जैसे हम साथ में रहते हैं, मेरे हस्बैंड अगर मुझे 1 दिन के लिए जाना भी होता है तो मेरे हस्बैंड संभाल लेते हैं मेरी बेटी को बहुत अच्छे से, हमारी बेटी को। बहुत अच्छी बात आपने कही कि हस्बैंड अगर सपोर्टिव है या फैमिली सपोर्टिव है तो फिर मुश्किलें आसान हो जाती हैं। हाँ, कोई प्रॉब्लम फिर नहीं उसमें ऐसा नहीं है कि एक मदर को अपना सब कुछ छोड़ के, अपना प्रीवियस लाइफ छोड़ के, एक होता था ना पहले की धारणा थी कि अब माँ बन गए और अपना प्रीवियस लाइफ भूल जाओ, अब तो आप नहीं कर पाओगे, अब आपको पूरा ध्यान इसी में देना पड़ेगा। बट ऐसा है कि आजकल ऐसा नहीं है कि हम ध्यान नहीं देते, पूरा ध्यान
बेटी पे रहता है, बेटी के लालन पालन पे रहता है, लेकिन बहुत जरूरी भी है कि अपनी एक इंडिविजुअलिटी भी रहे, अदरवाइज कहीं ना कहीं आप खोने लगते हैं अपने आप को, वो बहुत जरूरी है जी। तो फ्यूचर प्लान्स के बारे में हम बात कर रहे थे, आगे क्या सोचती हैं आप? आई थिंक अभी तो कुछ समय तक, जब तक बेटी छोटी है, हमें उसके बचपन का मजा लेना है अच्छे से, उसके सारे क्यूट मोमेंट्स कैप्चर करने हैं साथ में। प्लस मैं शोज करती रहूंगी अल्फाज और आवाज में। बॉम्बे में भी अभी एक्चुअली हम बॉम्बे बैंगलोर थोड़ा सा टॉगल कर रहे हैं। बॉम्बे में भी एक म्यूजिक लेबल है, उसके साथ में मैं एसोसिएटेड हूँ। मैंने बताया था क्यूरेट करते हैं हम गाने उसके लिए, और मेरे कुछ गाने मेरे खुद के लिखे हुए भी बाहर आने वाले हैं, दूसरों के गाए हुए भी बाहर आने वाले हैं। तो ये सारी चीजें चल ही रही हैं एक साथ में। जी, मुंबई में आप हैं काफी समय से, और ऐसा होता है कि मुंबई का एक जो मेक ही कुछ ऐसा है कि वहां जाने वाले जो हैं वो एक्टिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं अक्सर। आपका कभी मन नहीं हुआ? मैं सच बताऊं शुभ्रा जी, मेरा लाइफ में मैं सब कुछ एक बार एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ जी, सच में। तो अगर ऐसा कभी मौका पड़ा, कभी संजोग से अगर ऐसा मौका पड़ा कि कहीं से कोई इस तरह का जतरा बैठा और कोई एक रोल मुझे करने, मैं डेफिनेटली करूंगी, डेफिनेटली, बिकॉज आई वांट टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग इन लाइफ फॉर वंस। इसलिए फिल्म मेकिंग भी की थी कि थोड़ी सी स्क्रिप्ट राइटिंग अगर आ जाए, क्योंकि भाषा में वैसे भी इंटरेस्ट बहुत है मेरे घर में भी। मेरे पापा से बहुत अध्ययन और साहित्य का बहुत माहौल रहा है हमारे घर में, तो इसलिए लैंग्वेज में भी बहुत इंटरेस्ट है मुझे, राइटिंग में इंटरेस्ट रहा है हमेशा से। तो फिल्म मेकिंग भी पढ़ी, एंकरिंग भी कर ली, स्टेज में एंकरिंग भी कर ली, टीवी में भी कर लिया। बचपन में एक छोटी छत्तीसगढ़ी फिल्म में एक चाइल्ड एक्टर का भी रोल किया था मैंने। सिंगिंग में भी, म्यूजिक में भी, म्यूजिक प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, सुपरविजन भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो आई एम नॉट लीविंग एनीथिंग, कुछ नहीं छोड़ रही हूँ, जो आता जाएगा मैं करते रहूंगी। क्या बात है। अच्छा, कुछ छोटे छोटे से सवाल जिसमें 2 ऑप्शन है, कोई एक चूज करना है। रायपुर, मुंबई? मुंबई। मुंबई। चीला चटनी और बड़ा पाव? चीला चटनी। सिंगिंग, एक्टिंग? सिंगिंग डेफिनेटली। वो जो छोटा सा एक्टिंग वाला जो है अभी, वो तो कीड़ा है। अच्छा, सिंगर ना होती तो क्या होती? सिंगर ना होती तो मैं नहीं जानती। मैं 9 साल की उम्र से, मैं जब तक होश भी नहीं आए थे, चीजों की समझ नहीं थी, तो उसके पहले से गा रही हूं मैं। तो ये मैं साथ में ही बड़ी हुई हूं उसके। अच्छा, मोस्ट फेवरेट सिंगर, मेल भी और फीमेल भी? ये बहुत मुश्किल सवाल है। आई थिंक कि किसी भी आर्टिस्ट से अगर आप ये पूछेंगे तो एक एब्सोल्यूट आंसर कभी नहीं मिल पाएगा, बिकॉज देखिए ना, जॉनरास अलग अलग होते हैं। आप लाइट सिंगिंग में पूछेंगे तो लाइट सिंगिंग में भी अलग अलग तरह के, उदित जी अलग तरह के गाने गाते हैं, सोनू जी अलग तरह के गाने गाते हैं, अरिजीत सिंह अलग तरह के गाने गाते हैं। मैं कैसे बोलूं? लता जी अलग तरह के गाने, आशा जी ने अलग तरह के गाने गाए हैं, श्रेया घोषाल अलग, सुनिधि चौहान अलग, जॉनरास ही अलग है, मैं कैसे बोलूं? अच्छा, किसी एक्ट्रेस के लिए अगर आपको वॉइस देने का मौका मिले तो कोई ऐसा दिमाग में, चाहे वो पुरानी हो, आज ना भी हो, तो भी, मतलब अगर आपको मौका मिलता तो किसके लिए अपनी आवाज देना चाहती? आवाज देना चाहती मैं आई थिंक रेखा जी। क्या बात। रेखा जी ऑल टाइम फेवरेट, या फिर मधुबाला जी। ओके। फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर? म्यूजिक कंपोजर? जिनके गाने मुझे ओवर द इयर्स बहुत टेक्निकली, कॉम्पोजिशन वाइज कह रही हूं मैं, एक तो मदन मोहन जी, उनके जैसा कॉम्पोजर नहीं, भूतो न भविष्यति। उस टाइम के तो खैर सारे ही अपने आप में धुरंधर थे। AR रहमान सर, जो उनका एक समय था जिसमें उन्होंने एक से एक नगीने दिए थे। बीच में रहे हैं वीजू शाह जी, एक से एक गाने उनके, बहुत कम उनका काम है, लेकिन जो काम है
वो सुन के ऐसे दिल गार्डन गार्डन हो जाता है बिल्कुल। तो ये कुछ कंपोजर्स हैं जो बहुत पसंद रहे मुझे। मदन मोहन साहब की आपने बात की जी, तो उनका कंपोज किया हुआ कोई गीत जो आपको बहुत पसंद है? मदन मोहन जी का एक गीत है जो बहुत ज्यादा पसंद है मुझे। ये उन्होंने भी गाया है और लता जी ने भी गाया है, और मैं सिर्फ एक छोटी सी चींटी की हैसियत से सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ। मायरी। हाँ, अद्भुत है, अद्भुत। उफ उफ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गाने का ख्याल भी आता है तो। मायरी मैं कासी का हूँ पीर, अपने जिया की। हाँ मायरी मैं कासी का हूँ पीर, अपने जिया की मायरी। उस नयन की उनके मेरी लगी को बुझाए ना, तन मन भिगो दे आके ऐसी घटा कोई छाए ना, मोहे बहा ले जाए ऐसी लहर कोई आए ना, उस नयन की उनके मेरी लगी को बुझाए ना। पड़ी नदिया के किनारे मैं प्यासी मायरी, हाँ मायरी मैं कासी का हूँ पीर, अपने जिया की मायरी। मैं तो खो गई सचमुच। जो हमारे श्रोता ये प्रोग्राम सुन रहे हैं या जो भी यूथ इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आए, स्वागत है, और ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए, लेकिन पुख्ता नॉलेज या तो लेके आए या फिर सीखने की हमेशा एक हंगर होनी चाहिए, एक भूख होनी चाहिए हर समय। क्योंकि आज की डेट में देखिए, आई थिंक हम सब इस बात को मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं म्यूजिक का स्तर जो है, गानों का स्तर, वो काफी नीचे जाता जा रहा है। वो इसलिए कि हम बहुत आसानी से बहुत सारी चीजें हमको अवेलेबल हो जा रही हैं, और बहुत कम आजकल क्या है, सिर्फ वॉइस क्वालिटी मैटर करती है। अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर सुर में गा लेते हैं तो उसको जरा सा ट्वीक भी कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगा और जगह पे आ जाएगा। रिकॉर्ड करके फिर रील शूट करके आप कर दो तो आपको लाइव सिंगिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। बट मैं ये भी मानती हूं और ये भी देख रही हूं कि इसमें लॉन्जेविटी नहीं है जी। लंबा नहीं खेल पाएंगे आप जब तक आप लंबा काम नहीं करेंगे, जब तक आप सीखना नहीं चाहेंगे, आप जब तक जानकारी एक डूब के जो काम होता है उसकी हर तरह से आपको जानकारी हो, आपको हर तरह से उसका एक्सपीरियंस हो, तब जाके वो चीज आगे आपके काम में दिखती है। आप अगर शुरू में ही चाहेंगे कि थोड़ा बहुत करके और थोड़ा बहुत मिल जाए तो ठीक है, आप वायरल हो जाएंगे, 2-3 साल आप काम कर लेंगे, 3-4 साल शोज कर लेंगे, पैसे कमा लेंगे, जीवन चल जाएगा आपका। लेकिन उतने ही आसानी से आपको भुला भी दिया जा सकता है, बिल्कुल, बहुत आसानी से, और ये हो भी रहा है आज की डेट में। तो गाने भी क्या है आज की, मैं सच में बताऊं, बॉम्बे में भी लोग बहुत दुखी बैठे हैं, जितने आर्टिस्ट हैं बहुत दुखी बैठे हैं, क्योंकि लेबल्स जो है, म्यूजिक लेबल्स, वो स्टैटिस्टिक्स पे चल रहे हैं, स्टैट्स पे। तो जितने ऑडियो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें क्या ट्रेंड हो रहा है,
कैसा जो जैसे सेंसेक्स होता है ना, उसमें क्या कौन से स्टॉक का अभी कितना चलने वाला है, आगे क्या ट्रेंड आने वाला है, उस तरह से अभी इसमें भी चल रहा है। इतना मैथमेटिकल हो गया है ना कि चलो इसका ट्रेंड आएगा, अभी ये ट्रेंडिंग होगा, अभी इसके बाद ये आने वाला है, तो इस पे एक ठो गाना बना दो, इस पे ऐसा कर दो, और गाना ऐसा सुनने में आना चाहिए, वैसा सुनने में आना चाहिए, इस तरह की बीट्स होने चाहिए, वहां चल रहा है, वहां ये चल रहा है, तो इस तरह का सोनिक वो होना चाहिए। तो इतना ज्यादा कैलकुलेशन हो गया है कि उसमें म्यूजिक मर गया है। एक कंपोजर को आके बताया जाता है कि ऐसा ऐसा गाना हमको चाहिए, ये गाना रेफरेंस है, आप इस तरह का एक गाना बना दो। कंपोजर बन गया वहां पे, उसको रेफरेंस मिल गया, कॉपी पेस्ट करने का ट्राई करेगा वो कंपोजर, क्योंकि उसको तो गाना बना के देना है, उसको तो काम करना है। तो इस तरह का माहौल चल रहा है। इसलिए कोई भी गाना आप ना उंगली पे गिन सकते हैं, पिछले 5-6 सालों में अगर कोई गाने हिट हुए होंगे तो उनको उंगली पे गिना जा सकता है, और उतनी ही आसानी से वो लॉन्जेविटी वाले गाने नहीं है, उनको भुलाया भी जा चुका है। 2-3 साल चले हैं, ज्यादा से ज्यादा जो बहुत ज्यादा हिट हुआ है गाना 2 साल चला है। तो ये इस दौर को अगर हमें धीरे धीरे खत्म करना है तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा म्यूजिक को समय दीजिए, आप उसमें रमिए, देखिए क्या क्या एंगल्स हैं, क्या क्या कर सकते हैं। आत्मा है वो नहीं रही, ऐसा हो गया है। बिल्कुल वही बात कह रही हूं मैं। कोई गाना पसंद नहीं आता, मैं आप मानेंगे नहीं, मैंने 6-7 साल से गाने सुनना बंद कर दिया है। मुझे पता नहीं होता है कौन सा नया गाना, मैं सिंगर हूं, मैं शोज करती हूँ, मुझे पता होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता होता है कौन सा कब किस फिल्म में कौन सा गाना आया है, आइडिया ही नहीं होता है, क्योंकि सुनने का मन ही नहीं करता है गानों को। जबकि पुराने गाने आज भी लोग सुनते हैं और उतनी ही शिद्दत से सुनते हैं। वही गाने वापस आ रहे हैं। आप सोचिए, एक समय था जब 90s के गानों को सबसे खराब माना जाता था, फॉर वांटिंग ऑफ अ बैड वर्ड, खराब माना जाता था कि नहीं ये तो बहुत बुरे गाने बनते हैं 90s में। आज की डेट में 90s आर क्लासिक। आज की डेट में 90s के गाने बन रहे हैं जो वापस रीमेक होके आ रहे हैं, फिल्मों के नाम उन पे आ रहे हैं, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं, हम 90s में बड़े हुए हैं, हम वही गाने सुन के बड़े हुए हैं, तो हमको लगता है कि वही गाने अच्छे थे। तो इस दौर को खत्म करने के लिए थोड़ा अच्छे से टाइम दीजिए, लोग सीखिए और आइए। म्यूजिक में बहुत काम है, पर आप देख के आइए कि क्या क्या काम है, किस किस तरह का काम है। बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है जी। बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई ज्ञानिता जी, और हमारे श्रोता बहुत ध्यान से जो ये बातचीत सुन रहे हैं रेडियो के माध्यम से। चलते चलते हमारे श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगी? श्रोताओं से मैं कहना चाहूंगी, अच्छा सुनिए प्लीज। ठीक है, हर किसी को एंजॉय करने का मन करता है, हर किसी को चाहिए कि एक अच्छा टाइम बिताएं हम, अच्छा मूड रहे, बीट्स रहे, किक रहे, बेस रहे, सब रहे, ठीक है, वो बातें भी अच्छी हैं, बट थोड़ा अपने सुनने का भी स्तर आप थोड़ा सा बढ़ाएंगे ना, थोड़ा ऊंचा करेंगे, तब आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे कि कौन सा सिंगर अच्छा है, कौन सा नहीं है, कौन सा म्यूजिक अच्छा है, कौन सा नहीं है। नहीं तो क्या है कि चीजें वायरल हो जाती हैं, लोगों को पसंद आता है, फिर 4 साल बाद वो खुद ही उन्हीं लोगों को गाली देते हैं जिन लोगों को उन्होंने ही सर पे चढ़ाया था। तो आप अपना सुनने का स्तर बढ़ाइए, थोड़ा सा अच्छे गाने सुनिए। इस तरह से रेडियो के जरिए श्रोताओं से जुड़ना कैसा लगा आपको, और जो बातचीत हुई? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं सच बताऊं शुभ्रा जी, ये सारी बातें मेरे अंदर में इतने समय से भरी हुई थी, और मैं चाह रही थी कि कहीं से तो मौका मिले कि इस तरह का एक कॉन्वर्सेशन हो पाए म्यूजिक को लेके, जो आज थैंकफुली थैंक्स टू यू कि इस तरह का एक कॉन्वर्सेशन हो पाया। मैं अंदर की बातें कह पाई आपसे कि म्यूजिक के बारे में हम इतनी बातें कर पाए, माहौल के बारे में इतनी बातें कर पाए, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं उनके बारे में। मैं चाहती थी कि ये बातें मैं एटलीस्ट बता तो सकूं लोगों को कि सिंगिंग के अलावा भी बहुत कुछ है म्यूजिक में करने के लिए। और सही में वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने बिल्कुल एक इतना अच्छा माहौल बनाया कि मैं उस तरह की बातें सामने ला पाई। थैंक यू सो मच। तो आकाशवाणी रायपुर की तरफ से हम कहना चाहेंगे आपको शुक्रिया कि इतनी सारी बातें आपने बताई म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में, जो हमारे श्रोताओं को और जो भी इस फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत बहुत उपयोगी जानकारियां रही। ज्ञानिता जी, आपने इतना वक्त निकाला, हमारे स्टूडियो में आई और इतनी अच्छी बातचीत आपसे हुई कि वाकई मजा आ गया, और बहुत मीठे मीठे गीत भी हमको सुनने को मिले। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच शुभ्रा जी। थैंक यू सो मच आकाशवाणी रायपुर पूरी टीम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की मेहमान, वायरल सिंगर
और शो होस्ट और प्लेबैक सिंगर और कंपोजर ज्ञानिता द्विवेदी जी, जिनसे आज बड़ी ही रोचक बातचीत हमने की है और हमें पूरा यकीन है कि हमारी ये बातचीत आपको जरूर पसंद आएगी। तो अब अगली मुलाकात तक शुभ्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।